बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको समझा सकूं। उम्मीद है कि आप कुछ समझेंगे। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप बराए मेहरबानी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आप मेरे ज़ाती व्हाट्सएप नंबर पे सवाल पूछ सकते हैं। अगर ग्रुप में आप नहीं पूछ सकते, आप कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो के आप सवाल पूछ सकते हैं। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं कॉलेज टाइमिंग के दौरान। सवाल समझना, कोई भी सवाल आपके ज़हन में तो वो आप कर सकते हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, एक और बात जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप लेक्चर को पूरी तरह से सुनें। एक बार सुने, दो बार सुने, तीसरी बार जाके आपको चीज़ें समझ में आती हैं। फ़ौरन से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो घबराना नहीं है। पहली दफ़ा सुनने से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा एक दो बार सुनना पड़ता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से मुराद ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लेयर्स होते हैं, फेजेस होते हैं। अमूमन हमें सिर्फ टॉप पे बैठे हुए लोग, वो लोग जिनको बड़े बड़े ऑफिसेज मिले हुए हैं, जिनके सामने बड़े से मेज़ पड़े होते हैं, टेबल्स होते हैं और रिवॉल्विंग चेयर में बैठे होते हैं, वही मैनेजर नज़र आते हैं। नीचे जो आम वर्कर्स के साथ ठहरे होते हैं या बैठे होते हैं, वो उनको हम मैनेजर नहीं समझते। ये हमारा एक कॉमन सा एक मिसपरसेप्शन है, हालांकि ऐसा नहीं है। हर लेवल पे अपने मैनेजर्स होते हैं जो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं। हाँ, टॉप लेवल पे होते हैं, फिर वो इस तरह आते आते नीचे फ्रंट लाइन तक आते हैं। नॉर्मली कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल्स ऑफ मैनेजर्स होने चाहिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑन द साइज एंड टेक्नोलॉजी एंड नेचर ऑफ वर्क और बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि कितने लेवल होने चाहिए। साइज पे डिपेंड करता है, किस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उस पर डिपेंड करता है, एंड देन किस नेचर का बिजनेस वो कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अब नॉर्मली रूटीन में 3 लेयर्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, 3 लेवल्स होते हैं। एक को हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, एक को हम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, एक को हम फर्स्ट लाइन या फ्रंट लाइन मैनेजर्स कहते हैं, या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी उसे कहा जाता है। अब ये तीनों मैनेजर्स हैं, तीनों का काम मैनेजमेंट करना होता है, बट थोड़ा सा इनके काम में फ़र्क होता है, रोल में फ़र्क होता है, थोड़ा सा इनके काम डिफरेंट होते हैं, इनकी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ होती हैं, इनकी ड्यूटीज़ मुख्तलिफ होती हैं, इनके करने के काम थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। देन नंबर ऑफ मैनेजर्स मुख्तलिफ होते हैं इन अ फ्रंट लाइन। आपको बहुत सारे, ये जो पिरामिड बना हुआ है बुनियादी तौर पे ये नंबर ऑफ मैनेजर्स को रिप्रेजेंट करता है कि किस लेवल में कौन से कितने मैनेजर्स होते हैं। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर में बहुत ज़्यादा मैनेजर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर मिडल में उससे थोड़े कम होते हैं और टॉप पे सबसे कम होते हैं। करना क्या होता है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, करना क्या होता है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करती है, सेट ऑब्जेक्टिव्स। देखो जी, पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही बुनियादी काम है, सबसे पहला काम है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल कंसेप्चुअल काम है, आसान काम नहीं है। अमूमन हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट कोई आसान काम होगा, बट आसान काम नहीं है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही कंसेप्चुअल काम है जो कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही करती है। देन स्कैन इन्वायरमेंट से मुराद ये होती है कि देखिए जी, आपको एज ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे अवामिल होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी होते हैं, जो आप पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, जिनको समझ के, जिनको देख के उसके बाद आप कोई फैसला लेते हैं। आपके फैसले की बुनियाद वो फैक्टर्स होते हैं। अब 2 किस्म के हमारे फैक्टर्स होते हैं।
दो किस्म के फैक्टर्स या इन्वायरमेंट्स होते हैं जो हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। एक को हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, एक को हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट में वो तमाम फैक्टर्स जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, जो मेरे कंट्रोल में हैं, जिनको हम कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी फिर कहते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी कहते हैं। मीन दीज आर द फैक्टर्स विच आर इन माई हैंड एज अ मैनेजर एंड to some extent I can control them, I can manipulate them, I can change them. अपोजिट टू दिस जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो फैक्टर्स होते हैं जो मुझ पे असरअंदाज तो हो रहे होते हैं लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं होते। आई कैन नॉट चेंज देम, मैं उनको चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता हूँ। मैंने उनको मैनेज कर खुद को मैनेज करके उनको हैंडल करना होता है, मैं उनको मैनेज नहीं कर सकता हूँ। अब ये बहुत ज़रूरी होता है समझना। देखिए जी, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, आपकी मुल्क की इकानमी है, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आपकी इकानमी आप पे असरअंदाज होती है, आपकी मुल्क की इकानमी आप पे असरअंदाज होती है। अब वो इकानमी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, बट स्टिल वो आप पे असरअंदाज हो रही होती है। आपका पॉलिटिकल सिस्टम आप पे असरअंदाज हो रहा होता है, आपका लीगल सिस्टम आप पे असरअंदाज हो रहा होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप पे असरअंदाज हो रही होती है, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ आप पे असरअंदाज हो रही होती है, गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया वो आप पे असरअंदाज हो रहा है। अब ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं लेकिन आप पे असरअंदाज हो रहे हैं और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। आप गवर्नमेंट के बजट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो आप पे असरअंदाज होते हैं। अब आपने खुद को मैनेज करके खुद को एडजस्ट करके काम करना होता है। इसके मुकाबले में जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, लाइक आपके जो है ना आपका 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 फाइनेंस है, आपके अकाउंटिंग सिस्टम है, आपके पास जो मशीनरी अवेलेबल है, आपकी जो लैंड है, आपकी जो एम्प्लॉइज़ हैं, दिस ऑल आर योर इंटरनल फैक्टर्स जो आप पे असरअंदाज होते हैं, जो आपके जो 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 फैसले होते हैं उन पे असरअंदाज होते हैं। अब ये आपके कंट्रोल में होते हैं। अगर आपकी एम्प्लॉय नाकारा हैं तो आप उनको आउट करके नया एम्प्लॉय ला सकते हैं, आप अपने फाइनेंस को कर्जे लेकर या किसी और तरीके से बेहतर बना सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं। दीज आर इन योर कंट्रोल बट यू हैव टू सी इट, आपने इसको देखना होता है एंड इसकी बुनियाद पे आपने क्या करने होते हैं, फैसले करने होते हैं ना। ये बहुत ही कंसेप्चुअल इंटेलेक्चुअल काम होता है जो कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही करती है। एंड देन दे on the basis of that setting as objectives and for achieving that objectives, जब आप अपने environment के पूरे अपने आसपास क्या हो रहा है उसको देख के उसकी बुनियाद पे अपने ऑब्जेक्टिव के तक पहुंचने के लिए प्लान्स बनाते हैं, फैसले करते हैं, ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट या मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स। मिडिल लेवल जी, तो फिर आ जाता है आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बाद आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट आ जाती है जिसको मिडिल मैनेजर्स भी कहा जाता है। अच्छा जी, वी मिडिल मैनेजर्स आर अ ब्रिज बिटवीन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। ये ब्रिज होते हैं, ये राब्ताकार होते हैं बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ इनका काम नॉर्मली क्या होता है, ये ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, दे आर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे होते हैं। यानी कि इनको ऑब्जेक्टिव प्लान्स बना के दे दिए गए हैं। अब जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो एलोकेट करना, मुख्तास का एलोकेट कहते हैं, मुख्तास करना, वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर का काम होता है। देखिए जी, मैं पीछे चलते हैं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपके कौन आते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपका कंपनी को ध्यान में लाएं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर्स टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, आपका जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। ये आपकी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपकी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब नॉर्मली इसमें क्या होते हैं, कंट्री हेड्स और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो होते हैं दे आर इन अ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं। या ब्रांचेस के जो हेड होते हैं या जो आपके मुख्तलिफ ब्रांचेज होते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस सेक्शंस होते हैं, उनके जो हेड होते हैं वो आपकी मिडिल लेवल ऑफ
मैनेजमेंट में आते हैं। अब उनको ऑब्जेक्टिव्स एलोकेट कर दिए, ऑब्जेक्टिव असाइन कर दिए जाते हैं, देन उन्होंने क्या करना होता है, वो रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। जो 3 किस्म के हमारे रिसोर्सेज हैं, कितने चाहिए होंगे वो एलोकेट करना होता है उन्होंने। देन दे हैव टू ओवरसी द फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को इन्होंने चेक करना होता है, यानी जो आपके फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं उनसे काम लेना, उनका क्या होता है, वो आपका होते हैं आपके मिडल मैनेजर का काम होता है। देन रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो ऊपर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनको रिपोर्ट करना, उन तक पहुंचाना बात। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज़, अच्छा मुख्तलिफ वो जो टॉप लेवल ने ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश किए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम करने चाहिए, उनके बारे में प्लानिंग करना, वो करना, वो आपके मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर के काम होते हैं। उसके अलावा जो क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंटल पॉलिसीज इस्टेब्लिश करना इनका काम होता है। डेली एंड वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस जो होता है प्रोग्रेस, उसको चेक करना, अपने सबॉर्डिनेट्स को काउंसलिंग करना, उनकी ग्रूमिंग करना, उनको डेवलप करना। दीज आर द मिडिल लेवल मैनेजर का काम होता है। अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो टॉप लेवल मैनेजर हैं उनके ऑर्डर्स नीचे तक पहुंचाना, और निचले जो फ्रंट लाइन मैनेजर हैं उनके ग्रीवेंस ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर का काम होता है। अच्छा, देन आपके आ जाते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर्स सबसे ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं आपके फ्रंट लाइन मैनेजर्स। इनका बुनियादी तौर पे काम क्या होता है, इनका काम होता है एक्टिविटीज़ की कोऑर्डिनेशन करना, काम की कोऑर्डिनेशन करना। अब कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है, कोऑर्डिनेशन से मुराद ये होता है कि हर बंदा अपना ही काम कर रहा हो और लैपिंग ना हो रही हो और रिसोर्सेज का ज़ियान हो रहा हो, ये कोऑर्डिनेशन है। देन सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये फ्रंट लाइन मैनेजर का काम होता है। सुपरविजन हम पीछे पढ़ चुके हैं। रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन। अब ये कुछ मुख्तसर सी इनकी ड्यूटीज़, इनके काम, रोल्स डिफाइन किए गए हैं। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, मुख्तलिफ बुक्स में आपको मुख्तलिफ नज़र आते हैं, सो डू नॉट बी कंफ्यूज। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं बट नॉर्मली इस तरह ही होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर में वो है मैनेजमेंट स्किल्स। अब स्किल्स क्या हैं? स्किल्स बुनियादी तौर पे द एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग प्रैक्टिकली, उसको हम स्किल्स कहते हैं। किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली किस तरह किया जाता है उसको महारत कहते हैं। देखिए जी, लाइक इफ़ यू कैन ड्राइव देन इट मीन्स यू हैव अ ड्राइविंग स्किल्स। आपके पास ड्राइविंग स्किल्स हैं। हाँ, आपके पास ड्राइविंग नॉलेज अलग चीज़ है, आपको बताया जाता है ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, क्लच ये काम होता है, ब्रेक का ये काम है, स्टीयरिंग का ये काम है। दिस इज़ अ नॉलेज, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको ड्राइविंग कर भी लेंगे। ड्राइविंग करने के लिए आपको ड्राइविंग स्किल्स चाहिए, महारत चाहिए, प्रैक्टिकली डूएबिलिटी अगर आप में है, अगर यू कैन डू इट प्रैक्टिकली देन दैट इज कॉल्ड स्किल्स। नाउ एज अ मैनेजर यू नीड normally 3 types of skills means to do the things practically करने के लिए। एंड स्किल्स हमेशा आपको ज़हन में रहे प्रैक्टिस से आते हैं। नॉलेज आपकी थ्योरी से, पढ़ने से, जो आप डिग्री वगैरह कर रहे हैं, जो आप पढ़ते हैं उससे आपका नॉलेज में इजाफा होता है, और जब आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करते हैं तो उससे आपका क्या होता है, आपके स्किल्स बढ़ते हैं। प्रैक्टिस से आपके स्किल्स बढ़ते हैं, आपकी महारत बढ़ती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं आपकी महारत उतनी ही बढ़ती जाती है। नाउ 3 types of skills normally required by a manager at each level। हर लेवल पे आपको 3 किस्म के स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। आपको किस किस्म की स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है वो डिफरेंट होती है, बट यू डेफिनेटली नीड इट। एक आपका है टेक्निकल स्किल, एक है आपका ह्यूमन स्किल, एक है आपका कंसेप्चुअल स्किल। 3 स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल एंड देन कंसेप्चुअल स्किल। नाउ लुक,
ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि किस लेवल पे कौन सा स्किल कितना चाहिए। और लुक एट अ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्चुअल स्किल सबसे ज़्यादा चाहिए, फिर उसके बाद आपका जो 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 ह्यूमन स्किल है वो चाहिए, एंड देन वेरी लीस्ट आपको टेक्निकल स्किल चाहिए। टॉप लेवल पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है वो कंसेप्चुअल स्किल होती है, यानी ज़्यादातर कंसेप्चुअल स्किल होती है। देन उसके बाद मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपको ह्यूमन स्किल ज़्यादा चाहिए होती है, कंसेप्चुअल स्किल कम चाहिए होती है, एंड देन टेक्निकल स्किल भी कम चाहिए होती है, ज़्यादा आपको ह्यूमन स्किल चाहिए होती है। And at a lower level of management, you need a very less conceptual skill. फिर आपको ह्यूमन स्किल ज़्यादा चाहिए होती है और उससे भी ज़्यादा आपको टेक्निकल स्किल चाहिए होती हैं। सो ये आपको उसका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे किस किस्म के स्किल्स आपको ज़रूरत पड़ती है। अब इनको एक एक को अलग अलग से हम डिफाइन करते हैं, समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहला है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ टेक्निक, नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड फील्ड सच एज इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स, अकाउंटिंग और मैन्युफैक्चरिंग। यानी किसी भी खास स्पेशलाइज्ड काम को करने का जो महारत है वो आपके क्या कहलाते हैं, टेक्निकल स्किल्स कहलाते हैं। मीन्स यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर, यू आर एन इंजीनियर, आप इंजीनियर हो, आप काम कर सकते हो, आप अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हो। ये जो स्पेशलिस्ट लोग हमें नज़र आते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी इदारे में, वो क्या होते हैं आपके, उनकी जो महारत होती है, वो स्किल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके टेक्निकल स्किल्स कहलाते हैं। कि जो काम एक्चुअली प्रैक्टिकली करना है उसकी समझ जो है वो टेक्निकल स्किल कहलाती है। लेट्स सपोज आप सिविल वर्क का काम कर रहे हैं, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। अब जिस बंदे को बिल्डिंग बनाना प्रैक्टिकली आता है, इसको हम उसका टेक्निकल स्किल कहते हैं। अब इंजीनियर को प्रैक्टिकली बिल्डिंग बनाना आता है, उसको पता है कितनी ईंटें लगती हैं, उसको पता है किस तरह बनाया जाता है, उसको पता है कितनी सीमेंट लगेगी, मजदूर किस तरह काम करता है, मिस्त्री किस तरह काम करता है। ये तमाम जो प्रोफिशिएंसी हैं, जो नॉलेज है, जो टेक्निक्स है, वो उसकी क्या कहलाते हैं, टेक्निकल स्किल्स कहलाती हैं। इसलिए लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने चूंकि मौके पे ठहर के, फील्ड में ठहर के अपने से जो लेबर है उससे काम लेना होता है, इसलिए उसको पता होना चाहिए कि ये काम होता किस तरह। देखिए, आप तब तक किसी ड्राइवर से बेहतर काम नहीं ले सकते जब तक आपको ड्राइविंग का खुद समझना। आप किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट से बेहतर काम नहीं करवा सकते जब तक आपको कंप्यूटर का खुद पता नहीं। यू कैन नॉट हैंडल एन अकाउंटेंट अनलेस यू योरसेल्फ डोंट नो द अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग का खुद समझनी है तो आप अकाउंटेंट से काम नहीं ले सकते। सो एज अ मैनेजर, एज अ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको स्पेशलाइज्ड जो फील्ड्स हैं उनकी जो समझ है, उनकी जो प्रैक्टिकली करने का की महारत है, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकल स्किल्स कहते हैं। Technical skills involve the manager's understanding of the nature of job that people under him have to perform। वही जो मैंने बात की, टेक्निकल स्किल से मुराद ये है कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि जो लोग उसके जो नीचे काम कर रहे हैं उनका जो काम है उसकी समझ उसको होनी चाहिए। अगर आपने मिस्त्री से काम लेना है तो आपको मिस्त्री का काम आएगा, तो आप मिस्त्री से काम ले सकेंगे। तो जो मिस्त्री का काम है अगर वो आपको आता है तो वो आपका टेक्निकल स्किल कहलाता है। देखो जी, प्रिंसिपल ने अगर टीचर से काम लेना है तो वो खुद टीचर होगा, तो वो आपका क्या कहला कर सकेगा, टीचर से काम ले सकेगा। तो देखिए, इसलिए आपको आपको जो भी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं उसमें जो हेड नज़र आते हैं वो टेक्निकल लोग होते हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनका जो मैनेजर होता है वो डॉक्टर ही होता है। एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिसे कहते हैं या हॉस्पिटल डायरेक्टर जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, वो डॉक्टर ही होता है। सो ही हैज़ अ टेक्निकल स्किल्स टू हैंडल हिज सबऑर्डिनेट्स। प्रिंसिपल टीचर होता है, हेडमास्टर टीचर होता है,
CNW का जो एक्सियन होता है, चीफ इंजीनियर होता है, वो इंजीनियर ही होता है, उसको पता होता है इंजीनियरिंग काम किस तरह होता है। तो ये जो आपके होते हैं क्या होते हैं, ये टेक्निकल स्किल्स आपको ज़रूरत होती है। एंड एट अ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको इन टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने फ्रंट हैंड जो लेबर है उनसे काम लेना होता है, फील्ड में काम लेना होता है। अच्छा जी, फिर सेकंड जो स्किल्स हैं वो हैं ह्यूमन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स भी इसे कहा जाता है। ह्यूमन स्किल मीन्स द एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद द पीपल इफेक्टिवली, लोगों के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्ट करना, ये आपके क्या कहलाते हैं, ह्यूमन स्किल्स कहलाते हैं। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज यू हैव टू इंटरैक्ट विद योर लोअर सबऑर्डिनेट्स एंड यू हैव टू इंटरैक्ट विद योर अपर मैनेजमेंट, योर बॉसेस। आपको अपने बॉसेस के साथ भी बहुत सारा इंटरेक्ट करना पड़ता है, आपको अपने लोअर जो आपका स्टाफ है उसको भी हैंडल करना पड़ता है, बॉसेस की तरफ से प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है, लोअर स्टाफ की तरफ से प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। यू बिकम a sandwich between the upper and lower level of management. So here you need human skills, that how to deal with the people. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो ध्यान में लाएं। टू गेट थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल मीन्स यू हैव टू डील विद द पीपल। बहुत ज़्यादा आपको लोगों के साथ काम करना पड़ता है, तो लोगों के साथ किस तरह काम किया जा सकता है बेहतर तरीके से, ये जो आपकी महारत है ये आपकी ह्यूमन स्किल्स कहलाती है। आप अपने आसपास देखते हैं कुछ लोग बहुत बेहतर तरीके से लोगों को डील करते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे तरीके से डील करते हैं। सो ये जो महारत है लोगों को किस तरह डील करना है, ये आपकी क्या होते हैं, ये आपके स्किल्स कहलाते हैं, ह्यूमन स्किल्स है। देन मैनेजमेंट स्किल्स, ये जो ह्यूमन स्किल्स हैं, ये इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। पहला जो है एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म आइडियाज़ इनटू वर्ड्स एंड एक्शंस है। ठीक है जी। देखिए जी, अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, ख्यालात हैं, तो उनको अल्फाज देना, उनको एक्शंस में डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके अंदर जो कुछ भी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म योर आइडियाज़ इनटू वर्ड्स एंड एक्शंस। देन सेकंड जो है क्रेडिबिलिटी अमंग कोलीग्स, पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। देखिए जी, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, ट्रस्ट है जो लोगों का आपके ऊपर, आपके कोलीग्स का, आपकी पीयर्स का, आपके सबऑर्डिनेट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ मैनेजर आप ह्यूमन स्किल्स अगर आपने बढ़ाना चाहते हैं, आप लोगों के साथ बेहतर इंटरेक्ट करना चाहते हैं, सो यू मस्ट बी हैव टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी। लोग आप पे एतमाद करें, ठीक है, क्रेडिबिलिटी से मुराद एतमाद करना, ट्रस्टवर्दीनेस हो आप में, आप सच बोलें, तब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। देन लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन, आप लोगों की सुने और उनसे सवाल करें, इसके थ्रू आप अपनी जो है ना लोगों की समझ आप में आती है। देन प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड स्पोकन फॉर्मेट्स, ठीक है, आप प्रेजेंट कर सकें चीज़ों को, आप अच्छी तरह बोल सकें, आप लिख सकें, आप कोचिंग एंड मेंटोरिंग कर सकें। ये वो तमाम जो यहाँ पे दी गए हैं डाइवर्सिटी स्किल्स, मकसद है कि to deal with the different type of a people. Diverse means in an organization you may have people with a different background, with a different culture, with a different language, with a different moods. इसको diversity कहते हैं। So as a manager you have to deal with them. आपने उनको डील करना होता है। आप एक अफ्रीकन को एक एशियन की तरह डील नहीं कर सकते, एक एशियन को आप एक अफ्रीकन की तरह डील नहीं कर सकते, एक यूरोपियन को आप एक अफ्रीकन की तरह डील नहीं। दे ऑल हैव डिफरेंट कल्चर्स, सो यू हैव टू डील विद देम एज अ मैनेजर। एंड अगर आप उनके साथ बेहतर डील कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ह्यूमन स्किल्स हैं। देन नेटवर्किंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग इन टीम, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये आपने डेवलप करनी होती है। नेटवर्किंग, आप कुछ लोगों को देखते हैं कि उनसे आप कोई भी बात कहें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लें, मेरा काम है फलाने ऑर्गेनाइजेशन में, आपको फ़ौरन बोलता है वहाँ पे तो मेरा फलाना दोस्त है, मैं अभी उससे बात करता हूँ। अब आप जो है ना किसी को फिर कहते हैं कि मेरा कोई काम है, तो वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहते हैं यार मैं मेरे किसी के साथ
सलाम दुआ नहीं आप खुद करें, मैं नहीं करवा सकता। सो दीज आर कॉल्ड नेटवर्किंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लोगों के साथ मेल मिलाप रखना। एंड एज अ ह्यूमन, अगर आप अपने ह्यूमन स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, सो यू हैव टू मेक अ नेटवर्किंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर आप मैनेजर हैं तो आपकी ये चीज़ें आपको करनी होती है, आपने टीम में काम करना होता है, यू मस्ट बी अ टीम प्लेयर। एंड कोऑपरेशन और कमिटमेंट होनी चाहिए आप आपके पास ह्यूमन स्किल्स में आपका एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद ऑल लेवल ऑफ मैनेजर। आपको अपर लेवल ऑफ मैनेजर के साथ किस तरह बात करनी है, आपको लोअर लेवल ऑफ मैनेजर के साथ किस तरह बात करनी है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। दिस ऑल इंक्लूड्स इन ह्यूमन स्किल्स, ये तमाम ह्यूमन स्किल्स में ये जो फैक्टर्स हैं ये इंक्लूड होते हैं। ये आप में होंगी तो आपकी ह्यूमन स्किल्स बेहतर होंगी। देन ये जो अपने पीछे मैंने आपको बताया कि ये फैक्टर्स आप में होने चाहिए, ये खासियत आप में होनी चाहिए। आपकी एटीट्यूड, आपका बिहेवियर इस तरह होना चाहिए। वो आप में क्या डेवलप करता है, वो आप में ये 3 बातें डेवलप कर लेगा। उसका रिजल्ट जो पीछे मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ चीज़ें बताई कि ये आप में होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स के लिए ज़रूरी हैं, वो आप में ये 3 चीज़ें क्रिएट करता है, डेवलप करता है। क्या करता है, यू हैव टू इट क्रिएट इन यू टू रिकॉग्नाइज द फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। देखिए जी, इंसान एज अ मैनेजर आपका लोगों के साथ वास्ता पड़ता है। अब एक चीज़ लाजमन ध्यान में रखें, फॉर अ सक्सेसफुल मैनेजर you should you should know to differentiate between the machines and human resource। हम तो बड़े सेंसलेसली, बड़े जज्बात से आरी अंदाज में हम कहते हैं कि 3 सोर्सेज फैक्टर्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं कोई भी काम करने के लिए। आपकी ह्यूमन रिसोर्स है, तो फिजिकल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। अब ये 2 जो फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज हैं ये तो गैर जानदार है, इनके कोई जज्बात नहीं है। इंसान को आप उनकी तरह डील नहीं कर सकते, इंसान के जज्बात होते हैं, इंसान फीलिंग्स रखता है, तो उसको आपको डिफरेंटली डील करना होता है। एंड आपको बेहतर डील करने के लिए उनकी फीलिंग, उनके सेंटिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप अच्छे मैनेजर कभी भी नहीं बन सकते हो। इंसान से आप हर वक्त डंडे के ज़ोर से काम नहीं ले सकते हो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पहली या दूसरी जंग अज़ीम में, दूसरी जंग अज़ीम में जर्मन्स ने जब फ्रांस पे कब्ज़ा किया तो पेरिस से उन्होंने एक पूरी रेलगाड़ी पेरिस में जो वारदात थे और जो कीमती चीज़ें थी उससे भरी और उससे जर्मनी बर्लिन की तरफ रवाना किया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका जो ड्राइवर है वो फ्रेंच ही रहने दिया। उससे गलती ये हुई कि उनका ड्राइवर उन्होंने फ्रेंच ही रहने दिया। अब ड्राइवर ने क्या किया कि उसने, चूँकि उसकी फीलिंग्स नहीं थी, वो नहीं चाहता था कि वो जाए सामान उसके मुल्क से जर्मनी, तो बावजूद इसके कि फ़ौजी बंदूक लेकर उसके सर पे ठहरे हुए थे, उसने वो काम किया कि वो जो ट्रेन थी वो जर्मनी न पहुंच सकी। हर कुछ माइल्स के बाद वो ट्रेन कोई न कोई ख़राबी निकाल आती थी और फिर उसको बनाने में दिन लग जाते थे। तो कोई 7-8 दिन उसने रास्ते में गुजारे, तब तक वो जो एलाइड फोर्सेस थी वो दोबारा रिकैप्चर कर चुकी उस इलाके को और वो सामान उधर ही फ्रांस में ही रहा। तो उस जो ड्राइवर था उनसे सवाल किया गया कि आपने किस तरह ये पॉसिबल किया। फौजी थे, उनके पास गन्स थे, और आपने किस तरह पॉसिबल किया कि इतने दिन आपको इस ट्रेन को इधर ही रोके रहे। तो उनका जो बड़ा ही एक हिस्टोरिकल जवाब था कि जिस भी गाड़ी का ड्राइवर उसको मंजिल तक न पहुंचाना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर इंसान न चाहे तो आप जितना भी उसके साथ कर लो, वो फिर आपको कहीं न कहीं पर डंडी मार जाता है, काम नहीं करता। तो उससे सिर्फ डंडे की जोर से आप काम नहीं निकलवा सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स एंड हिज सेंटिमेंट्स। देन फिर और ये पीछे जो हमने पढ़ा वो आप में क्या क्रिएट करता है, टू जज द पॉसिबल रिएक्शन टू एंड आउटकम्स ऑफ वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन ही में अंडरटेक।
दूसरे जो आपके अंदर एक स्किल डेवलप होती है, वो क्या आपको समझे सिखाता है, वो आपको ये सिखाता है कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं इसका रिएक्शन क्या आने वाला है, अपर मैनेजमेंट से भी, लोअर मैनेजमेंट से भी, या वो तमाम लोग जिन पर इसका असर पड़ने वाला है वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। ये समझना ह्यूमन स्किल्स कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मेरे आसपास जो लोग हैं वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। एंड देन to examine his own concept and values, this may enable him to develop more useful attitude about himself. अच्छा, अब ये आप में ह्यूमन स्किल में आपके अपने कंसेप्ट और वैल्यू क्या क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपने कंसेप्ट और वैल्यूज क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप अपने बारे में भी कोई प्रॉपर राय बना सकेंगे और दूसरों के बारे में भी। देखिए, जब भी आप अपने सबॉर्डिनेट्स के मुताबिक कोई फासला करते हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, खुद को उसकी जगह पे रख के सोचते हैं कि अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मैं अपने मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट करता, वो क्या फ़ैसला चाहता, मुझे क्या चाहिए होता अपने मैनेजर से। तब आप फैसला करें तो आपके फैसले ज़्यादा बेहतर होंगे। तीसरा जो आखिरी स्किल रिक्वायर्ड होता है किसी भी मैनेजर को, उसको हम कंसेप्चुअल स्किल कहते हैं। कंसेप्चुअल स्किल्स कम्स थ्रू थ्योरी। आप जो थ्योरी पढ़ते हैं वो आपका कंसेप्चुअल स्किल्स डेवलप करता है। देखिए जी, जो आपको डिग्री कराई जा रही है, एक्चुअली दिस इज टू इन्हांस योर कंसेप्चुअल स्किल्स। नाउ कंसेप्चुअल स्किल्स नॉर्मली मीन्स to visualize the organization as a whole, or to understand the organization functioning of organization as a whole, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि conceptual skill means the ability to look behind the walls, आप दीवार की उस तरफ देख सकें, ये आपका कंसेप्चुअल स्किल कहलाता है। या आपको पता हो कि मैं जो एक फ़ैसला ले रहा हूँ इसका पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ पे क्या असर पड़ने वाला है, ये चीज़ जो इस चीज़ की समझ जो है इसको हम क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स कहते हैं। नाउ कंसेप्चुअल स्किल्स आर मोर रिक्वायर्ड एट अ टॉप लेवल ऑफ ए मैनेजमेंट, बिकॉज जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आप जो भी फैसला करते हैं उसमें निचले लेवल तक आके असर डालना होता है, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। नाउ इफ यू डोंट नो कि मेरे ये फैसले किस तरह कहाँ कहाँ पे असर डालेंगे, तो फिर बहुत मसला बन जाएगा। आपने फैसला लिया हुआ होगा और आपको उसका पता नहीं होगा कि उसकी क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, एंड देन एक दिन नुकसान हो जाएगा, काम रुक जाएगा। सो कंसेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो आपका विजुअलाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, द एबिलिटी टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल is called conceptual skills, और सिंपली आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा, किस तरह पड़ेगा, उसको किस तरह आप मैनेज करेंगे, ये जो आपके स्किल्स हैं ये आपका कंसेप्चुअल स्किल कहलाता है। देखिए जी, फॉर एग्जांपल एक प्रिंसिपल अपने कमरे में बैठा हुआ है, अब अगर उसके पास कंसेप्चुअल स्किल है तो वो जैसे ही फैसला करेगा कि मैं कॉलेज 8 बजे के बजाय 9 बजे लगेगा, अब अगर उसके पास कंसेप्चुअल स्किल नहीं है तो बैठा होगा, उसने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया कि कॉलेज 9 बजे के बजाय 8 बजे के बजाय 9 बजे लगेगा, और उठ के चला जाएगा। सुबह किसी को पता ही नहीं होगा, बहुत मसला बन जाएगा। स्टूडेंट सवेरे आए हुए होंगे, टीचर सवेरे आए होंगे, सारे बहुत सारी मैनेजमेंट करनी जो ना हुई होगी। लेकिन अगर उसके पास कंसेप्चुअल स्किल होगा तो उसको जैसे ही फैसला लेगा उसको पता होगा इसका असर स्टूडेंट पे भी पड़ने वाला है, किस तरह पड़ने वाला है उनको इन्फॉर्म करना है, इसका असर टीचर पे भी पड़ने वाला है, किस तरह पड़ना है, तमाम जो 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 डिपार्टमेंट्स हैं उन पे इसका क्या असर पड़ने वाला है और उसको किस तरह हैंडल करना है, ये समझना ये कंसेप्चुअल स्किल कहलाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये जो आपको डिग्री कराई जाती है, जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपको दिया जाता है, एक्चुअली दिस इज़ टू इन्हांस योर कंसेप्चुअल स्किल्स, और वो जो आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है वो आपके टेक्निकल स्किल्स को इन्हांस करने के और टेक्निकल स्किल्स के मुतालिक होता है। किसी भी जॉब के लिए के रिटर्न उठा के देखें तो आप देखेंगे उसमें वो आपको डिग्री भी बताते हैं कि आपसे किस किस्म की डिग्री चाहिए, दैट इज़ अबाउट टू योर कंसेप्चुअल स्किल्स, एंड देन वो आपसे एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस होगा
तो वो आपका क्या होता है, टेक्निकल स्किल में आपसे मांगा जाता है। और ये जो ह्यूमन स्किल है ये इन दोनों का मजमुआ होता है। टेक्निकल एंड कंसेप्चुअल स्किल जो है वो अल्टीमेटली फिर क्या करता है, आपके ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करता है। तो ये 3 किस्म के आपके स्किल्स हैं बच्चे, जो किसी भी मैनेजर में, अगर आप मैनेजर बनते हैं तो ये 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ इनकी जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बदलता रहता है, बट यू डेफिनेटली नीड दिस 3 स्किल्स। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।